अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? इस तस्वीर से तो आप वाकिफ़ होंगे ही। इस तस्वीर में एक एस्ट्रोनॉट को टेस्ला रोडस्टर खला में चलाते हुए देखा जा सकता है। बहुत से लोग इसको फेक समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक टेस्ला रोडस्टर वाकई 2018 से लेके अब तक खला में घूम रही है और मुस्तकबिल में भी घूमती रहेगी। ये गाड़ी टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क की ज़ाती है और इसे एक पुतला चला रहा है जिसका नाम स्टारमैन है। इस गाड़ी में डेविड ब्राउनी का गाना स्पेस ऑडिटी साउंड सिस्टम में रिपीट पे भी लगा हुआ है और 2018 में खला का सफ़र शुरू होने से लेके अब तक ये गाड़ी अपनी 40,000 मील की वारंटी 80,000 दफ़ा इस्तेमाल भी कर चुकी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बात यह है कि आज से सिर्फ 2 दहाइयों पहले किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी का खला में तो क्या दुनिया में भी लंबा सफ़र करना तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। फिर कैसे टेस्ला ने ये सोच बदल कर रख दी? आइए जानते हैं टेस्ला मोटर्स की इस कहानी में। टेस्ला की कहानी का आगाज़ उसके क़याम से पहले ही हो चुका था। जनरल मोटर्स ने 1996 में EV1 के नाम से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई थी। इन्हीं सालों में निसान की अल्ट्रा ईवी और टोयोटा की रैव4 ईवी भी इंट्रोड्यूस कराई गई थी। इन इंट्रोडक्शंस का एक ज़ाहिरी मकसद माहौल को साफ बनाना था और एक बातिनी मकसद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाना, जैसा कि ये कंपनीज पेट्रोल वाली गाड़ियों की दुनिया में कर भी चुकी थी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। लेकिन ये गाड़ियाँ सिर्फ चंद साल ही मार्केट में सर्वाइव कर सकी थी। इसकी वजह इनमें बहुत से मसाइल थे जिनसे ना सिर्फ लोगों ने इनको दिल खोल के वेलकम करने से मना कर दिया, बल्कि ये भी लगने लग गया था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सड़कों पे आने के लिए शायद अभी बहुत वक्त चाहिए। 90s की इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा मसला जिसने इनको लोगों की नज़रों में अनअट्रैक्टिव बनाया हुआ था, इनकी बैटरीज था। उस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आज के ज़माने की तरह लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, बल्कि लेड एसिड बैटरीज, निकल मेटल हाइड्राइड, सोडियम निकल क्लोराइड और जिंक एयर जैसी टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठाया जाता था। ऐसी बैटरीज लंबे सफ़र और देर पा इस्तेमाल के लिए बिल्कुल भी कारआमद नहीं होती थी। मिसाल के तौर पे इनकी वारंटी या गारंटी ज़्यादा अरसे की नहीं दी जा सकती थी और इनके इस्तेमाल से गाड़ियाँ फुल चार्जिंग पे भी 150 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी। लिहाजा 90s की ये कोशिशें ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए मसीहा बनने की बजाय एक ज़हमत बन के सामने आ गईं और जनरल मोटर्स, निसान और टोयोटा जैसे चोटी के ब्रांड्स इलेक्ट्रिक कार्स की दुनिया में अपनी लीडरशिप जताने के बजाय 2003 तक मैदान खाली कर कर ही वापस चले गए। इस किस्से को मुख्तसर तौर पे हम अपने इलेक्ट्रिक कार्स वर्सेस कन्वेंशनल कार्स वाली वीडियो में बयान कर चुके हैं। इस खाली मैदान का फ़ायदा टेस्ला को काफ़ी हुआ। इन नाकामियों के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में एक वाज़ेह खला पैदा हो गया था। 2003 में ही चंद अमेरिकी इंजीनियर्स जिनमें मार्टिन एबरहार्ट और मार्क टापनिक शामिल थे, ने मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स की अदम मौजूदगी को अपॉर्चुनिटी में बदलने का फैसला किया। इन्होंने टेस्ला मोटर्स के नाम से एक इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बुनियाद रखी। सक्सेस के लिए रोड मैप ऑलरेडी तैयार था। चूंकि मार्केट में कंपटीशन 0/0 था, इसलिए टेस्ला बहुत आसानी से लोगों में अपनी पहचान बना सकती थी। बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी थी। टेस्ला ने अपने ऊपर से फालतू बोझ भी उतारे। टेस्ला ने अपने आप को स्टार्टिंग से ही सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वक्फ रखा। अनलाइक जनरल मोटर्स और बाकी कंपनीज, टेस्ला का पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स था, जिसकी वजह से इसका फोकस इधर उधर नहीं जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जनरल मोटर्स को ही ले लीजिए। ये बेसिकली पेट्रोल वाली गाड़ियां बनाने के माहिर थे और जाने भी इसी वजह से जाते थे। अगर इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी कामयाब ना भी हुई तो इनके लिए परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। हाँ, पेट्रोल वाली गाड़ियों की नाकामी इनके लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी। लिहाजा ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के पास उस सीरियसनेस का फुकदान बारल ज़रूर था जो किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास हो कि जिसका जीना मरना सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे हो। इसी मुनासबत से टेस्ला ने अपने ब्रांड की पहचान भी यूनिक बनाई। इसके नाम पे गौर कीजिए। आप में से बहुत से लोग इस बात से तो वाकिफ़ होंगे ही कि टेस्ला का नाम इंडक्शन मोटर के इन्वेंटर निकोला टेस्ला के नाम पे चुना गया था और इंडक्शन मोटर ही वो बेसिक पार्ट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल सकती हैं। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंजन की हैसियत रखता है।
कंपनी को ऐसा नाम देने से वाज़ेह हो जाता है कि इस कंपनी का पोर्टफोलियो इलेक्ट्रिक कार्स के इर्द-गिर्द ही घूमता है। यही नहीं, टेस्ला का लोगो भी कुछ ऐसी ही स्टोरी बताता है। ये लोगो दरअसल मोटर के अंदर की एक तस्वीर है। अगर आप इंडक्शन मोटर को सेंटर से हाफ कर दें, तो दोनों हाफ्स के किनारों पे गौर करने से आपको ऐसी ही तस्वीरें नज़र आएंगी। मेन टी रोटर का हिस्सा है और उसके ऊपर अलग लाइन स्टेटर का हिस्सा। ऐसी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी से टेस्ला हमें क्लियर इशारे देने की कोशिश करता है कि टेस्ला से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कोई और नहीं समझता। ये सब तो टेस्ला की मार्केट में एंट्री की स्ट्रेटजी का सिर्फ इब्तदाई हिस्सा था। इसके अलावा टेस्ला का मेन फोकस लिथियम आयन बैटरीज को अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करना था। वाज़ेह रहे कि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि बैटरीज की पुरानी टेक्नोलॉजीज ने इलेक्ट्रिक कार्स को कामयाब नहीं होने दिया था। अगर किसी नए ब्रांड ने सक्सेसफुल होना था तो उसके पास लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ये बैटरीज ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी होने की बदौलत ज़्यादा रेंज फराहम कर सकती थीं, महफूज भी थीं और 20-20 साल विदाउट एनी रिप्लेसमेंट निकालने के काबिल भी थीं। इस सब के बावजूद टेस्ला का ग्रैंड प्लान अभी आना बाकी था। अगर ये कहा जाए कि यही ग्रैंड प्लान टेस्ला की सक्सेस की चाबी था तो गलत नहीं होगा। ये प्लान 2006 में पब्लिक हुआ। उस वक्त तक इलॉन मस्क भी कंपनी की आला ओहदों तक पहुंच चुके थे। आप सब वाकिफ तो होंगे ही कि एलॉन मस्क अपने क्रिएटिव और फ्यूचर बेस्ड आइडियाज के लिए कितने मकबूल हैं और उस वक्त से टेस्ला के मेन फैसले उन्हीं के हाथों में हैं। इलॉन मस्क के पास सबसे बड़ा चैलेंज खुद लिथियम आयन बैटरीज ही था। हकीकत ये थी कि ये बैटरीज मैन्युफैक्चर करना बहुत महंगा पड़ता था और जाहिर बात है कि अगर गाड़ी के कंपोनेंट्स महंगे होंगे तो गाड़ी खुद भी महंगी होगी। यानी टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बेसिक मसाइल तो सॉल्व कर देती, लेकिन उसके महंगा होना पक्का था। इसके अलावा टेस्ला के पास इन्वेस्टर्स की भी कमी थी, जिसकी वजह से किसी से सब्सिडी के तौर पे पैसे लेके गाड़ियों की प्राइस डिक्रीज नहीं की जा सकती थी। लिहाजा इलॉन मस्क ने टेस्ला के ग्रैंड प्लान के तहत यह आइडिया सर्कुलेट किया कि सबसे पहले एक महंगी और इंतहाई अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स कार मुतारिफ कराई जाएगी जो सिर्फ अमीरों को टारगेट करेगी। फिर इससे इकट्ठे होने वाले पैसे से अफोर्डेबल फैमिली कार्स बनाई जाएंगी और फिर उस इकट्ठे होने वाले पैसे से मजीद अफोर्डेबल गाड़ियां बनाई जाएंगी, हत्ता कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां इंतहाई सस्ती हो जाएं। इस प्लान को मजीद सहारा देने के लिए गीगा फैक्ट्रीज जैसे प्लान को शामिल किया गया था, जिसका जिक्र वीडियो में आगे चल के होगा। ये सब करने से टेस्ला अपने 2003 में सेट करदा मिशन को हासिल करने के लिए कमर बस्ता हो चुकी थी। ये मिशन ये था कि दुनिया को दिखाया जाए कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अगर पेट्रोल वाली गाड़ियों से बेहतर नहीं तो कम से कम उन जैसी अच्छी जरूर हो सकती हैं। बिल आखिर टेस्ला ने अपनी पहली गाड़ी रोडस्टर के नाम से 2008 में लॉन्च कर दी। प्लान के तहत इसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया और इसे स्पोर्ट्स कार बनाया गया। दरअसल लफ्ज़ रोडस्टर इस्तेमाल ही उन गाड़ियों के लिए होता है जो टू सीटर होती हैं और उनकी रूफ खुल सकती है। यानी टेस्ला रोडस्टर को ना सिर्फ एक स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक कार बनाया गया बल्कि इसकी ब्रांडिंग भी स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक कार्स वाली ही की गई, ताकि लोगों को इसके फीचर्स का बासानी आइडिया हो जाए। लिथियम आयन बैटरी के इस्तेमाल से इस गाड़ी में बहुत से मसाइल एक ही झटके में सॉल्व हो गए। ज़रा इसका मौज़ना 2008 से पहले वाली इलेक्ट्रिक कार्स के साथ कीजिए। कहाँ एक फुल चार्जिंग में 150 किलोमीटर की रेंज और कहाँ रोडस्टर की 400 किलोमीटर की रेंज। इसके अलावा इस गाड़ी की एक और ख़ास बात ये थी कि ये 100 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 4 सेकंड में हासिल कर लेती थी। यहाँ ये मेंशन करना भी ज़रूरी है कि इस सब में टेस्ला की अपनी इंजीनियरिंग भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के तमाम मसाइल सॉल्व करने में पेश थी। मिसाल के तौर पे टेस्ला के इंजीनियर्स ने रोडस्टर की बॉडी में बेशतर जगहों पे कार्बन फाइबर्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इसका वजन काफी कम हो गया और इसकी बदौलत गाड़ी की रेंज पे मजीद फर्क पड़ गया। जाहिर है अगर वजन कम होगा तो गाड़ी जोर कम लगाएगी और उसकी रेंज बढ़ेगी। टेस्ला जो इतनी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख पा रही थी और इसके इंजीनियर्स को इतनी आसानी हो रही थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह उसका एक और स्मार्ट मूव थी, जिसमें उसने अपना फोकस इधर उधर मजीद जाने से रोक दिया था। टेस्ला ने एक और गाड़ियां बनाने वाली कंपनी लोटस से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लोटस उन्हें अपनी एक गाड़ी, जिसे एलीस कहा जाता है, उसका चेसी देगी यानी ढांचा देगी और टेस्ला रोडस्टर अपनी गाड़ियां उसी पे बनाएगी। ये स्पोर्ट्स कार्स के लिए बेहतरीन ढांचों में से एक था। इसका फायदा ये हुआ कि टेस्ला के इंजीनियर्स गाड़ी की बेसिक डिजाइनिंग की सरदर्दी से बच गए और वो आराम से सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स की टेक्नोलॉजी में आने वाली शॉर्टकमिंग्स पे ध्यान देते रहे।
जहां तक बात रोडस्टर को अट्रैक्टिव बनाने की थी, तो उसके लिए ब्रांडिंग और डिजाइनिंग दोनों का भरपूर सहारा लिया गया। टेस्ला ने रोडस्टर का लॉन्च से पहले इसको प्रोजेक्ट डार्क स्टार का नाम दिया था। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डुओ म्यूजिक बैंड का नाम भी है और इसी नाम पे एक 1974 की साइंस फिक्शन फिल्म भी मौजूद है। यानी इस नाम की वजह से गाड़ी के इलेक्ट्रिक होने और फ्यूचरिस्टिक होने का इंदिया मिल दिया जाता है। डिजाइनिंग की बात की जाए तो रोडस्टर में टच स्क्रीन और कंप्यूटर जैसी सहूलियात भी फराहम की गई थी। इसके अलावा पेट्रोल वाली गाड़ियों की फीलिंग देने के लिए इसकी चार्जिंग पोर्ट पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह सामने रखने के बजाय साइड पे रखी गई थी। टेस्ला रोडस्टर बिलाशुबा एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसने टेस्ला के ग्रैंड प्लान को पहला हिस्सा कामयाबी के साथ मुकम्मल किया और काफी पजीराई हासिल की। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा टेस्ला को ये हुआ कि ग्रीन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में ये कंपनी लीडर बन के उभरी और रातों रात मशहूर होने लगी। 2011 में लोटस के 2500 चेसी मुकम्मल होते ही टेस्ला ने रोडस्टर बनाना बंद कर दी थी, क्योंकि अब बारी थी ग्रैंड प्लान के अगले हिस्से की। अब टेस्ला को थोड़ा कम अमीर लोगों के लिए गाड़ी बनाना थी और अपनी प्रोडक्ट लाइन में इजाफा भी करना था। इस काम के लिए टेस्ला ने एक रेगुलर सीडान गाड़ी बनाने का फैसला किया। इसके पीछे आइडिया ये था कि कमोबेश सेम फीचर्स जो टेस्ला रोडस्टर में अवेलेबल थे, उन्हीं के साथ एक अफोर्डेबल गाड़ी बनाई जाए जो लोग रोजमर्रा के मामलात में इस्तेमाल कर सकें। लग्जरी के लिहाज से इस गाड़ी का लेवल तकरीबन इतना ही रखने का फैसला किया गया जितना पाकिस्तान में आजकल सिविक, ग्रैंडी और सोनाटा का होता है। अगर कीमत की टर्म्स में बात की जाए तो इस गाड़ी को $80,000 से स्टार्ट किया गया, जबकि रोडस्टर $2 लाख से ऊपर की थी। टेस्ला ने इस गाड़ी का नाम मॉडल एस रखा। अगरचे टेस्ला ने ऑफिशियली कभी इस बात की तस्दीक तो नहीं की, लेकिन इस नाम और इसके बाद आने वाली गाड़ियों के नामों के इस्तेमाल से ये लगता है कि टेस्ला ने इस लाइनअप से लफ्ज सेक्सी बनाना चाहा था। अगेन ये टेस्ला की एक ब्रांडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, ताकि गाड़ियों को अट्रैक्टिव बनाया जाए और लोगों के जहनों में ये बिठाया जाए कि टेस्ला की गाड़ियां वाकई सेक्सी होती हैं। टेस्ला मॉडल एस को एक दिलकश शक्ल दी गई थी, लेकिन एक स्पोर्ट्स कार ना होने के बावजूद इसमें फीचर्स रोडस्टर से काफी मिलते थे। जैसा कि 430 किलोमीटर की रेंज और 0 to 100 सिर्फ 5.6 सेकेंड्स में। वैरायटी की खातिर टेस्ला ने मॉडल एस में दो मजीद वेरिएंट्स प्लेड और लॉन्ग रेंज भी मुतारिफ कराए। प्लेड वेरिएंट परफॉर्मेंस सेंट्रिक था। इसकी रेंज तो 430 किलोमीटर ही थी, लेकिन इसमें डिराइव ट्रेन की बेहतरी की वजह से इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़बरदस्त थी। दरअसल दुनिया की सबसे तेज़ इलेक्ट्रिक गाड़ी आज भी टेस्ला मॉडल एस ही है। ये सिर्फ 1.99 सेकंड्स में 0 से 100 पे चली जाती है। दूसरी तरफ लॉन्ग रेंज वेरिएंट एक ही चार्ज में 650 किलोमीटर निकाल सकती थी। यानी आप पेशावर से मुल्तान टेस्ला मॉडल एस लॉन्ग रेंज पे सिर्फ एक चार्ज में पहुंच सकते थे आइडियली। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि लफ्ज़ प्लेट का इस्तेमाल भी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा था। ये लफ्ज़ 1987 की साइंस फिक्शन फिल्म स्पेस बॉल से लिया गया था, जिसमें इंतहाई तेज़ रफ्तार स्पेसशिप्स दिखाई गई थी। यानी टेस्ला ये साबित करना चाहती थी कि हमारी गाड़ियां भी स्पेसशिप्स की तरह तेज़ हैं। स्पोर्ट्स कार्स और सीडान की कामयाबी के बाद अब बारी थी एसयूवीज बनाने की। इस सिलसिले में टेस्ला ने 2015 में मॉडल एक्स मुतारिफ कराई। ये एक 7 सीटर एसयूवी गाड़ी थी। इसको भी टेस्ला ने दो वेरिएंट्स यानी प्लेट और लॉन्ग रेंज में डिवाइड किया। प्लेट वेरिएंट 2.6 सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर एन आवर पे चली जाती थी, जबकि लॉन्ग रेंज एक चार्ज में तकरीबन 500 किलोमीटर दे देती थी। मॉडल एक्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव उसके फैल्कन विंग डोर्स ने बनाया था। यानी इसके पिछले दरवाजे ट्रेडिशनल गाड़ियों की तरह सामने खुलने की बजाय ऊपर खुलते थे। दूसरी चीज इसकी बड़ी विंडस्क्रीन थी जो ड्राइवर को बगैर किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन के सड़क का बिल्कुल साफ व्यू देती थी। इसके अलावा 2015 में ही टेस्ला ने अपना द फेमस ऑटो पायलट फीचर भी रिलीज किया, जो कि एज ऑफ 2023 हर टेस्ला मॉडल में अवेलेबल है। इस फीचर ने टेस्ला को सबसे ज़्यादा पजीराई दी, क्योंकि अब ये गाड़ियां टोटली ऑटोमेटिक हो चुकी थीं। ड्राइवर को ना स्टीयरिंग घुमाना था और ना ही कोई पेडल दबाना था। टेस्ला अपने आप आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अब टेस्ला का फोकस अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट में लाने पे था।
यानी अब टेस्ला अपने ग्रैंड प्लान के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुकी थी। इस सिलसिले में टेस्ला ने 2017 में मॉडल 3 लॉन्च की। ये आज भी सबसे सस्ती टेस्ला है और सिर्फ $35,000 से इसकी कीमत स्टार्ट होती है। लेकिन इस बार टेस्ला ने दो नहीं बल्कि चार वेरिएंट्स शामिल किए। इनमें लॉन्ग रेंज, स्टैंडर्ड रेंज प्लस और परफॉर्मेंस वेरिएंट्स शामिल थे। टेस्ला मॉडल 3 की सबसे खास बात इसके मिनिमलिस्टिक यानी मुख्तसर तरीन इंटीरियर डिज़ाइन था। इसमें बैठ के सिवाय स्टीयरिंग और एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन के और कुछ काबिल गौर नज़र नहीं आता। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि मॉडल 3 का असल नाम मॉडल ई रखा गया था ताकि इसकी सेक्सी लाइनअप मुकम्मल बनाई जा सके। लेकिन फोर्ड के साथ कॉपीराइट्स के झगड़े के बाद कानूनी चाराजोई से बचने के लिए टेस्ला ने अपने ई को फ्लिप करके 3 बना दिया और अपनी सेक्सी लाइनअप कंटिन्यू रखी। वो झगड़ा क्या था, इस पर फिर कभी बात करेंगे। इसी तरह टेस्ला ने फाइनली 2020 में अपना मॉडल वाई मुतारिफ करवाया। ये दरअसल मॉडल एक्स की ही एक रिफाइंड शक्ल थी, लेकिन ये प्राइस के लिहाज से सस्ती थी। यानी सीडान्स में लग्जरी और चीपर वेरिएंट्स के बाद एसयूवीज में भी अब टेस्ला ने यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। जहां मॉडल एक्स की कीमत तकरीबन $1 लाख है, वहीं मॉडल वाई की कीमत 50,000 के आसपास है। इसके साथ ही टेस्ला की सेक्सी लाइनअप अब मुकम्मल हो चुकी थी। ये लाइनअप वही है जो फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है और आने वाले वक्तों में सब वेरिएंट्स के थोड़े बहुत फर्क के साथ मार्केट में एग्जिस्ट करती रहेगी। लेकिन टेस्ला अब अपने तरक्की के सफर को यहाँ से भी आगे लेके जाना चाहती है और ग्रैंड प्लान की कंप्लीशन के बाद मजीद तजुर्बात करना चाहती है। 2023 में ही टेस्ला रोडस्टर के दूसरे जन्म यानी सेकंड जनरेशन की लॉन्च मुतवक्के है। इस रोडस्टर के बारे में टेस्ला का दावा ये है कि ये दुनिया की सबसे तेज गाड़ी होगी। मजीद ये कि रोडस्टर सेकंड जनरेशन रेंज और स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की सलाहियत रखती है। सेक्सी लाइनअप के अलावा मजीद इकसाम की गाड़ियां मैन्युफैक्चर करना टेस्ला की अपनी तकनीकी सलाहियतों को जाहिर करने का एक तरीका है। यह ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मुमकिना हदों को आगे बढ़ाने में टेस्ला के किरदार को दुनिया में मनवाएगी। 2017 में टेस्ला ने अपने सेमी ट्रक की नुमाइश की थी। ये एक ऑल इलेक्ट्रिक ट्रक है जो कि एक चार्जिंग के साथ 800 किलोमीटर तक चलने की सलाहियत रखता है और फुली लोडेड होने की सूरत में भी 100 किलोमीटर की स्पीड दे सकता है। टेस्ला सेमीज डीजल से चलने वाली रिवायती ट्रक्स के मुकाबले में एक आला मेयार, कम लागत, बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला अल्टरनेट बनकर सामने आएंगे। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और ट्रेडिंग सेक्टर में आने वाले इनकलाब का अंदाज़ा अभी से लगाया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रक्स ना सिर्फ पहले बयान किए गए फायदे देगा, बल्कि इसमें ऑटो पायलट फीचर भी होगा जो कंपनीज की सप्लाई चेन के एक्सपेंसेस बहुत हद तक गिरा देगा। यही वजह है कि बहुत सी कंपनीज जैसा कि पेप्सी अभी से टेस्ला सेमीज में इंटरेस्टेड हैं और अपने प्री रिलीज ऑर्डर्स भी बुक करा चुकी हैं। इसी तरह 2019 में टेस्ला ने अपने साइबर ट्रक की नुमाइश भी की थी। ये एक फ्यूचरिस्टिक किस्म का ऑल इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक होगा जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होगा, जिसकी वजह से इसकी मजबूती बेमिसाल होगी। इसके डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस की वजह से ये ऑलरेडी दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि साइबर ट्रक्स की लॉन्च के बाद दुनिया में रिवायती पिकअप ट्रक्स की मार्केट बिल्कुल तब्दील होकर रह जाएगी। इस सब के अलावा हाल ही में टेस्ला की तरफ से मजीद अफोर्डेबल सीडान बनाने की पेशकश भी जारी है। इस सीडान को मॉडल 2 या मॉडल क्यू कहा जा रहा है और अब तक की इतलात के मुताबिक इसकी कीमत सिर्फ $25,000 होगी। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि टेस्ला का अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी करना काफ़ी हद तक मुमकिन हो सका था गीगा फैक्ट्रीज की वजह से। गीगा फैक्ट्रीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल के प्रिंसिपल पे काम करने वाली टेस्ला गाड़ियों और उनके कंपोनेंट्स की फैक्ट्रीज हैं। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई चीज़ एक साथ और ज़्यादा प्रोड्यूस की जाए तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा डिक्रीज होती है। अगर गाड़ी का हर पार्ट अलग अलग बने तो इसमें ढेर सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट शामिल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट बन के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट। कई कार मैन्युफैक्चरर्स जैसा कि फोर्ड और टोयोटा इसी कॉन्सेप्ट से फ़ायदा उठा रहे हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट हमारे बहुत करीब है, लेकिन हमने शायद कभी गौर नहीं किया। केएफसी और मैकडॉनल्ड्स को ही देख लीजिए।
ये फास्ट फूड चेन्स बल्क में रॉ मटेरियल खरीदती हैं और ऑटोमेटेड सिस्टम्स के ज़रिए एक ही जगह में इंग्रेडिएंट्स तैयार करके अपनी आउटलेट में रवाना कर देती हैं, जिसकी वजह से इनकी कीमतें इंतहाई कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं कस्टमर्स के लिए। इसके अलावा टेस्ला का प्रॉफिट इकट्ठा करना इसके एक्स्ट्रा वेंचर्स पे भी डिपेंड करता है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी के दायरे कार में रहते हुए अपना पोर्टफोलियो मजीद बढ़ाया हुआ है, जैसा कि टेस्ला सोलर। ऐसे वेंचर्स से गाड़ियां सस्ती करने के लिए एक्स्ट्रा रकम इकट्ठी की जाती है। ये सब तो थी टेस्ला की सक्सेस की कहानी। अब आइए नजर डालते हैं चंद उन बातों पे जिनकी वजह से टेस्ला पर तनकीद होती है। अगर टेस्ला ने इन बातों को एड्रेस नहीं किया तो टेस्ला की सक्सेस की रफ्तार में कमी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला में प्रोडक्शन और डिलीवरी इश्यूज बहुत अरसे तक रहे हैं और बाज़ औक़ात अब भी देखने को मिलते हैं। लोगों को गाड़ियां बुक करने के बाद अक्सर लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ही बात ख़त्म नहीं होती। टेस्ला को अक्सर अपनी गाड़ियों को रिकॉल भी करना पड़ जाता है, यानी कस्टमर से वापस लेके कुछ शॉर्टकमिंग्स को दुरुस्त करके वापस देना। ये सब इसलिए क्योंकि टेस्ला गाड़ियों में क्वालिटी और सेफ्टी के मसाइल आते रहते हैं। इसी तरह टेस्ला जो रेंज क्लेम करता है वो आइडियल होती है। हकीकतन इनकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसा कि हमने टेस्ला मॉडल एस वाले पार्ट में बताया था कि आप इस गाड़ी को पेशावर से मुल्तान सिर्फ एक चार्ज में लेके जा सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हाँ, लेकिन ये मुल्तान के करीब करीब ज़रूर पहुंच जाएगी। और आखिर में ये कि टेस्ला का ऑटो पायलट सिस्टम अभी तक इतना मैच्योर नहीं हुआ कि इस पे मुकम्मल भरोसा किया जा सके। काफ़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम बाज़ एक्सीडेंट्स और डेथ्स की वजह बना है। तो आपको टेस्ला की कहानी कैसी लगी? क्या आप समझते हैं कि टेस्ला अपने इन्हीं प्लान्स के साथ जुड़े रहकर मज़ीद तरक्की कर सकती है? वो भी इस वक्त जब इसके मुकाबले में कई और इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में कदम रख रही हैं। हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और यस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।